हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम इस सेशन में 26 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। 26 ज़रा देख लें क्या है। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ohm resistor in the circuit shown is 2 watt. The power dissipated in watt units across the 3 ohm resistor is across the 3 ohm resistor is so 8 ohm resistance के लिए पावर दिया हुआ है। सो वी नो पावर 8 ohm resistance के लिए हमें 3 ohm resistor का पावर जो है वो निकालना है यहाँ पर। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें कुछ निकालना होगा, वो यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। 8 ohm resistor के लिए for 8 ohm, this may not be visible. Okay, this one is fine. For 8 ohm resistor power जो है वो हमें पता है is V square divided by R. Okay, is V square divided by R. तो V square divided by R, this implies R V square is equal to P into R. P जो है वो दिया गया है, that's 2 watt. और रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया, दैट्स 8 ohms. सो दिस इंप्लाइज V स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स जो है। ओके, 4 वोल्ट्स। सो अक्रॉस 8 ohm रेजिस्टेंस 4 वोल्ट वोल्टेज है। अब वही 4 जो है वो यहां से लेके यहां तक होगा ऊपर वाली कॉम्बिनेशन में। ओके, ऊपर वाली कॉम्बिनेशन में भी वही वोल्टेज होगी। तो व्हाट विल बी करंट इन द अपर ब्रांच, यहाँ पर करंट जो होगी वो किसके बराबर होगी? वहां पर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस यू कैन सी इज 4 ओम। यू कैन सी इट्स 4 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन है, 3 + 1 = 4। तो करंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वो भी 4, तो 1 एम्पियर करंट है। ओके, 1 एम्पियर करंट है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ohm रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। अब जरा 3 ohm रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे। फॉर 3 ohm रेजिस्टर, ओके, फॉर 3 ohm रेजिस्टर पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I तो हमें पता है वो 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर इंटू R हमें पता है वो तो दिया हुआ 3 ohms के बराबर है। सो दिस इज 3 वाट। सब कुछ ऐसे सिस्टम में है तो इसका यूनिट भी ऐसे सिस्टम में ही होगा। तो आंसर जो होगा दैट इज 3 वाट, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Three resistances PQR, each 2 ohm, and unknown resistance S form a 4 arm of a wheatstone bridge. Form 4 arms of a wheatstone bridge circuit. When resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced. What is the value of S? तो पहले तो मैं wheatstone bridge को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। wheatstone bridge हमारे पास ऐसे हैं, तो बीच में गैल्वानोमीटर, यहाँ से बैटरी के कनेक्शंस P, Q, R एंड S आपके पास हैं। ये P भी 2 ओम के बराबर है, Q भी 2 ओम के बराबर है, R भी 2 ओम के बराबर है, S जो है वो अननोन है। अब आपसे कहा गया है जब आप S में एक 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे हैं। ओके, 6 ओम रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा, 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं, तब ये बैलेंस हो रहा है। ओके, तब ये बैलेंस हो रहा है। तो पहले तो ये देखें कि S और 6 जो पैरेलल में है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? सो प्रोडक्ट 6 S इंटू 6 डिवाइडेड बाई सम S + 6। ओके, अब यहाँ के रेजिस्टेंस जो है वो इसके बराबर, लेट्स कॉल इट S प्राइम। ओके, लेट्स कॉल इट S प्राइम। अब ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड में हमें पता है कि रेशियो जो है वो सेम है, P डिवाइडेड बाई R इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई S प्राइम। अब या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम है, P इंटू S प्राइम इंटू Q इंटू R। सो दैट्स व्हाट आई विल डू हियर। I'll write down P इंटू S प्राइम इज इक्वल टू Q इंटू R। P जो है वो 2 के बराबर है, S प्राइम जो है दैट इज S इंटू 6 डिवाइडेड बाई S + 6, और Q और R जो है वो दोनों 2 के बराबर हैं, तो 2 इंटू 2 जो है वो 4 बन जाएगा। ओके, 2 इंटू 2 जो है वो 4 बन जाएगा। देन 2 इंटू 2 विल कैंसिल आउट हेयर,
ऊपर 6 टाइम्स एस, ऐसे ही रहेगा ये। अब एस प्लस 6 को दूसरे साइड से यूज ट्रांसफर करते हैं, वहां पर पहले से ही 2 है, तो 2 इंटू एस प्लस 6 इंटू 2 इज 12। ओके, 6 इंटू 2 इज 12। सो दिस इंप्लाइज 2s को यहां शिफ्ट करते हैं तो 6s माइनस 2s इज 4s। So 4s is equal to 12, which means s is equal to 12 divided by 4, which is 3 ohms. So s जो है वो 3 ohms के बराबर है। Okay, s जो है वो 3 ohms के बराबर है, which is option 1. Okay, which is option 1. Okay, then 28. A thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly spread on it. The ring rotates about its axis with a constant frequency of f revolution per second. The value of magnetic induction in Weber per meter square. Remember, Weber per meter square is same as Tesla. तो ये SI system ही है, magnetic field का unit. At the center of the ring is, so magnetic induction at the center हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन सिनॉप्सिस वाले में भी आया था, जो लास्ट एग्जाम का सिनॉप्सिस था। तो हमारे पास ये रिंग है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हैविंग सम चार्ज क्यू कूलोम। रेडियस जो है वो आर के बराबर है। ये रिंग रोटेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। ओके, रोटेट करना विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। तो हमें इसमें पता है कि करंट जो होगी इसकी रोटेशन की वजह से दैट इज क्यू इंटू एफ। ये हमने सिनॉप्सिस वाले में भी देखा था, क्यू इंटू एफ। ओके, बेसिकली क्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम पीरियड इज एफ। सो ये करंट है क्यू इंटू एफ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2R सिंगल लूप के लिए। ओके, N इज इक्वल टू 1। अगर N टर्म्स होंगे तो N टाइम्स ये होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर हमारा म्यू टर्म्स में ही है। सो म्यू 0 डिवाइडेड बाई 2R इंटू आई के बदले में I'll write Q इंटू एफ। सो म्यू 0 QF डिवाइडेड बाई 2R, म्यू 0 QF डिवाइडेड बाई 2R। डू यू हैव इट एनीवेयर? हाँ, ऑप्शन 1, म्यू 0 QF डिवाइडेड बाई 2R, ऑप्शन 1 इसका है। यू कैन सी ऑप्शन 1। सो 28। लेट्स मूव ऑन टू 29 नाउ। The color coding of resistance is given below. The values of resistance and tolerance respectively is. Okay, respectively is. ओके, सो यहाँ पर कलर कोडिंग आपने यूज़ करनी है। आपको टेबल से कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स पता होने चाहिए। येलो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 4 होता है, वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 7 होता है, और ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस जो है दैट इज़ 5%। ओके, दैट इज़ 5%। सो पहला नंबर जो है, पहला कलर जो है वो हमें देता है पहला डिजिट इन द रेजिस्टेंस। सो आर इज इक्वल येलो का नंबर 4, ये पहला डिजिट आ गया। दूसरा कलर जो है वो आपको दूसरा डिजिट देगा, तो 7 है, वॉयलेट कलर के कॉरस्पॉन्डिंग 7, सो 47। तीसरा कलर आपको मल्टीप्लायर देता है, तो इसका नंबर 1 है, तो वो बन जाएगा 10 टू द पावर 1। फिर गोल्ड की टॉलरेंस वो होती है गोल्ड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस 5%। सो दिस इज 47 इंटू 10 इज सिंपली 470 प्लस माइनस 5%। सो आर जो है दैट इज 470 प्लस माइनस 5%। 470 सो यहाँ पर किलो ओम्स में दिया हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 470 डिवाइडेड बाई 1000 हम कर लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई 1000 हम कर लेंगे। ओके, नहीं, ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर 4 यू कैन सी 470 प्लस माइनस 5%। ओके, 470 प्लस माइनस 5%। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। Okay, what happened? Okay. A particle of mass m, charge q, and kinetic energy T enters a transverse uniform magnetic field of induction B. Transverse का मतलब perpendicular. Okay, that means V is perpendicular to magnetic field. तो हमें पता है circular motion होती है. Then 100 seconds, then after 100 seconds, the kinetic energy of the particle will be, मैग्नेटिक फोर्स होगा इस पार्टिकल पे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के वजह से काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज।
मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम टी, सो दैट इज ऑप्शन 1, काइनेटिक एनर्जी विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम। 31 देख लेते हैं। A long straight wire of radius A carries a steady current I. Okay, a long straight wire of radius A, तो solid cylinder हम इसको consider कर लेंगे, carries a current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic fields B and B prime at distances A by 2 and 2A respectively from the axes of the wire is. आपको cylindrical wire के लिए फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, रेडियस कैपिटल आर जो यहाँ पर ए के बराबर दिया हुआ है। इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट होता है। ओके, इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है दैट इज म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर्ड इनटू स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल आर के बदले में फिर ए लिखना होगा इनटू स्मॉल आर। और बी आउटसाइड जो है, बी आउटसाइड जो है दैट इज म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आउटसाइड के लिए इट बिहेव्स लाइक थिन वायर अलॉन्ग इट्स एक्सिस, तो लाइन थिन वायर वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। इनसाइड के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमारा एक पॉइंट जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए बाई 2, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए बाई 2, मीनिंग एक्सिस से बिल्कुल सरफेस के मिड पॉइंट पर, यहाँ पर एक्सिस और सेंटर के मिड पॉइंट पर ये आर हमारा है इनसाइड वाले के लिए। और इनसाइड वाले फील्ड को बी कहा गया है। सो इनसाइड वाला अब देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट है, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, और रिमेंबर कैपिटल आर के बदले में हमें ए लिखना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, इनसाइड वाला फॉर्मूला। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, कैपिटल आर के बदले में ए तो ए स्क्वायर, इंटू स्मॉल आर के बदले में ए डिवाइडेड बाई 2, ए डिवाइडेड बाई 2। तो नोट कर लें, एक ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक ए कैंसिल आउट होगा, तो B जो है दैट इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4, 4 पाई ए, नीचे एक ए जो है वो बच गया है। ओके, एक ए जो है वो बच गया है। सो दिस इज B जो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए है। ओके, जो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। अब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम देखते हैं जो 2a डिस्टेंस है, ये आउटसाइड वाला है। 2a इज हेयर, समवेयर हेयर, यहां से यहां पर, समवेयर है एट डिस्टेंस ऑफ 2a, यहां पर है। सो वो आउटसाइड ऑब्वियसली है। तो कैपिटल आर के बदले में तो a लिखना है, स्मॉल आर के बदले में हम लिखेंगे 2a। वैसे आउटसाइड वाले फॉर्मूला में कैपिटल आर नहीं है, तो स्मॉल आर के बदले में 2a लिखना है। तो b प्राइम इसको कहा गया है। ओके, b प्राइम इसको कहा गया है इज म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब स्मॉल आर के बदले में लिखना है a डिवाइडेड बाई 2, a twice a, not a divided by 2. So this becomes mu 0 I divided by 2 into 2 is 4 pi a. तो b प्राइम जो है दैट इज म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई a, और यहां पर b जो है वो भी यही था, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई a। तो दोनों जो है वो सेम है, दोनों जो है वो सेम है, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ओके, दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:1 या सिंपली 1 के बराबर होगा, विच इज ऑप्शन 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B of r due to the cable को हम solid cylinder मान सकते हैं with distance r from the axis of the cable. Again same question जो हमने ऊपर किया, inside और outside. Inside जो है that is field is directly proportional to r, outside जो है field is inversely proportional to r. तो इनसाइड वाला फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड वाला फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो सिर्फ ऑप्शन 3 के लिए है। ओके, वो सिर्फ ऑप्शन 3 के लिए, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन 33। An electron having mass m, kinetic energy E, enters uniform magnetic field perpendicularly, तो uniform circular motion होगी, then its frequency is, simple formula है, time period आपको पता है 2 pi m divided by qb होता है, तो frequency जो होगी that will be qb divided by 2 pi m, qb divided by 2 pi m, so this is equal to, अब Q के बदले में E लिखेंगे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो ई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, स्मॉल e उसके बदले में,
So this is the frequency EB divided by 2 pi, which is option 3. तो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये सीधे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है. ओके, सीधे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है. 34. When a charged particle moving with velocity v is subjected to magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. Non-zero मतलब जीरो कब जब नहीं होगा. This implies force किसके बराबर होता है वो देख लें. मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, दैट इज QVB साइन ऑफ थीटा. QVB साइन ऑफ थीटा. कब ये जीरो होता है? व्हेन V इज पैरेलल टू B, तब ये मैग्नेट फील्ड जीरो होता है, जिसका मतलब थीटा इज इक्वल 0. या V इज एंटी पैरेलल टू B, यानी कि थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर है. बोथ टाइम साइन ऑफ 0 भी 0 है, साइन ऑफ 180 भी 0 है. साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 180 0, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा. तो इन दो केसेस में 0 है. तो नॉन जीरो कब होगा? ये एंगल 0 या 180 नहीं होना चाहिए. बाकी हर किसी केस में नॉन जीरो ही होगा. फिर कम या ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा. 0 सिर्फ 0 और 180 पे होगा. तो हमें कहना है कि नॉन जीरो कब होगा. ओके, हमें कहना है कि नॉन जीरो कब होगा. सिंपल सा आंसर, जिसमें एंगल 0 या 180 नहीं होगा, जिसमें पार्टिकल जो है दैट इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या पार्टिकल इज नॉट मूविंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उन केसेस में नॉन जीरो होगा. सो यहां पर एंगल के बारे में ऑप्शन है. एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरली 90. नहीं, वहां पर तो फोर्स मैक्सिमम होगा. Angle between V and B can have any value other than 90. No. Angle between V and B can have any value other than 0 and 180. Yes, this is the one. 0 और 180 पे मैग्नेटिक फोर्स 0 के बराबर है. तो नॉन जीरो वैल्यू अगर चाहिए, नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स अगर चाहिए, तो एंगल ना ही 0 होना चाहिए, ना ही 180 होना चाहिए. सो ये देखें, कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 और 180 के बगैर कुछ भी वैल्यू हो सकता है. तो ऑप्शन 3 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन 3 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, यहां पर अब एन इन्फिनाइट लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट I 5 ampere as shown. An electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeters. Okay, 20 centimeters. Diagram में इसमें गड़बड़ हुआ है. This is 20 centimeters at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. Okay, at that instant. Right hand thumb rule use करके, see, right hand thumb rule use करके, thumb आपको point करना in the direction of field, फिर fingers की direction जो होगी, fingers की curling जो होगी, वो direction of magnetic field देगा. I'm sure वो आपको आता है. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी आउटवर्ड. ओके, दैट विल बी आउटवर्ड. इनफैक्ट ऊपर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ओके, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे जनरल फॉर्मूला हमारे पास है μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. स्ट्रेट वायर के वजह से, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के वजह से μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. अब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो फोर्स निकालने के लिए थोड़ी हम यहां का मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेंगे, या यहां का मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेंगे, या यहां का हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वाला ही मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेंगे. ओके, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है उसी की वजह से फोर्स होगा, बाकी पड़ोसी फील्ड की वजह से नहीं होगा. सो μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है इज Q के बदले में E. ओके, Q के बदले में E. चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E. EB QVB EVB साइन ऑफ थीटा. तो दिस इज B के बदले में μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r. साइन ऑफ थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है. सी, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दैट इज आउट ऑफ द स्क्रीन, आउटवर्ड. तो एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है. साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब नंबर सब्स्टिट्यूट कर ले. B इज इक्वल टू E जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन दी गई है, दैट इज 10 टू द पावर 5. μ0 हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. I दिया हुआ है 5 एम्पियर्स के बराबर है. यहाँ पर
5 एम्पेयर्स के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर जो है, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए निकालना है, आर जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके 20 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये हमें वर्कआउट करना है, देखते हैं कैंसिल आउट क्या क्या होगा। पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, 5 इंटू 4 इज 20, 20 एंड 20 विल कैंसिल आउट, ओके 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.8, ओके 0.8 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 ऊपर आएगा, 10 टू द पावर -2 तो +2 बन जाएगा, ओके +2 बन जाएगा, 10 टू द पावर +2, ओके देन +2 और +5 7 बन जाएगा, 7 और -7 कैंसिल आउट होगा, तो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 7 कैंसिल्स आउट, तो सिर्फ बच गया 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19, सो -19 विच कैन बी रिटन एज, हमें 8 लिखना है, सो 8 इंटू 10 टू द पावर -20 न्यूटन्स, so this is force on the electron, which is a feeble force, pitiful force, 8 into 10 to the power -20, option 4, okay option 4। चले 36 को देख लें, 36 को देख लें। In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeters, 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 3 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? So आपके पास ये सपोज पोटेंशियोमीटर वाली वायर हैं, यहाँ पर मेन बैटरी लगी हुई हैं ऐसे, यहाँ पर आपको ये सेल लगा रहे हैं, गैल्वानोमीटर लगा रहे हैं, नल पॉइंट देख रहे हैं। अगर पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर K है, K इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ओके पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ K, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तब हमें पता है कि बैलेंस पॉइंट के लिए, ओके बैलेंस पॉइंट के लिए अगर लेंथ जो है वो L के बराबर है, लेंथ जो है वो L के बराबर है और यहां पर EMF E के बराबर है, देन EMF E इज इक्वल K टाइम्स L। नाउ ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक लेंथ जो है वो L के बराबर है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, K जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस K के बराबर है। 2 यूनिट लेंथ अगर होंगे तो ट्वाइस K बन जाएगा, 3 यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स K होगा, L यूनिट लेंथ के लिए होगा L टाइम्स K, तो वही मैंने L टाइम्स K लिखा है। तो यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो K टाइम्स L होगा, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है। Since there is no current flowing through the galvanometer, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने चाहिए, तो E इज इक्वल KL, E इज इक्वल KL। वैसे ये पता होना चाहिए आपको, ये डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं थी। अब K जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब हम क्या कर रहे हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। आपके पास ओरिजिनली EMF 1.5 था, नई सेल का EMF 3 है, दैट मींस EMF को आप डबल कर रहे हैं, EMF आप डबल कर रहे हैं, ट्वाइस EMF बना रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होगा कि लेंथ जो है, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो भी डबल बन जाएगी। तो ओरिजिनल बैलेंसिंग लेंथ 36 सेंटीमीटर था, तो नई बैलेंसिंग लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, तो 6 6 इज 12, 3 3 6 72 सेंटीमीटर्स पे आएगा डबल होके, 72 सेंटीमीटर्स इज ऑप्शन 3, ओके इज ऑप्शन 3। Let's move on. 37. The magnetic field of given length of wire of single turn coil at its center BB. Okay, magnetic field of a given length of wire for single turn coil at center is B. Then its value for 4 turns coil for the same wire is, so 2 बार हमारे पास कॉइल है, एक कॉइल जो है सिंगल टर्न वाली कॉइल है,
रेडियस जो है लेट सपोज आर के बराबर है, लेंथ जो है वो लेट सपोज एल के बराबर है, ओके एल के बराबर है, तो एल जो होगा दैट विल बी 2 पाई आर, ओके एल जो होगा दैट विल बी 2 पाई, या फिर आर जो होगा दैट इज एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, रेडियस जो है दैट इज एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सेंटर पे दैट इज बी, और बी हमें पता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर, सिंगल टर्न है तो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर, एन टर्न्स होगी तो एन टाइम्स म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ओके एन टाइम्स उस टाइम आ जाएगा। तो फिलहाल यहां पर तो सिंगल टर्न है तो एन इज इक्वल टू 1, तो आर के बदले में यू कैन राइट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो यू दिस बिकम्स म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2, आर के बदले में एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ऊपर आएगा तो 2 and 2 कैंसल्स आउट, सो दिस implies B is equal to म्यू 0 पाई आई डिवाइडेड बाई एल, म्यू 0 पाई आई डिवाइडेड बाई एल। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नाउ व्हाट डू वी डू, सेम वायर जो है इसे आप रीवाइंड कर रहे हैं, वाइंडिंग इसकी दोबारा कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसकी 4 टर्न्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेडियस जो होगा वो कम हो जाएगा, रेडियस जो होगा वो कम हो जाएगा। 4 टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ विल बी 4 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सिंगल टर्न, 4 टाइम्स 2 पाई आर, और वो लेंथ तो एल ही के बराबर है, वो तो चेंज नहीं होगी, वायर तो सेम है आपने, तो आर जो है दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 4 into 2 is 8 pi, okay 8 pi। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी प्राइम में से कहता हूं इज n टाइम्स म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2r, 2 स्मॉल r, n टाइम्स, रिमेंबर n टर्न्स अब है, तो n जो है वो 4 के बराबर, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2, r जो है दैट इज l डिवाइडेड बाई 8 पाई, वो 8 पाई ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 8 पाई। तो देखें कि कैंसल आउट क्या क्या होगा, so this implies B prime is equal to, okay this is म्यू 0 pi I divided by L, म्यू 0 I और pi भी है और नीचे L भी है, तो this is 2 into 2, 8 into 2 is 16, बाकी जो बचा म्यू 0 I pi और डिवाइडेड बाय L, म्यू 0 I pi I डिवाइड बाय L वो ओरिजिनल फील्ड है, तो 16 टाइम्स फील्ड बन जाएगा। सो रीवाइंड करके वाइंडिंग करके जब आप 4 टर्न्स बना रहे हैं तो फील्ड एट द सेंटर बिकम्स 16 टाइम्स, फील्ड एट द सेंटर बिकम्स 16 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन 2, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। द पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB between points A and B in the given figure is, okay V और B के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें बताना है कि किसके बराबर है, okay? वो हमें बताना है। करंट जो है वो दी गई है 1 एम्पियर के बराबर है, 2 एम्पियर के बराबर है, तो अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 4 वोल्ट्स होगा। बैटरी के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स दिया हुआ है, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जो 1 ओम है, करंट तो वही होगी 2 एम्पियर की करंट, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 2 into 1 is 2 वोल्ट्स के बराबर होगा, और यहां पर पोटेंशियल VB है। अब जब हम A to B मूव कर लेंगे, we will move in this direction, तो पोटेंशियल जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि we are moving in the direction of करंट हमेशा फ्लो करती है थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 4 वोल्ट। फिर जाके दूसरी रेजिस्टेंस में भी आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2 वोल्ट्स, ये अगेन डिक्रीज होगा। अब A to B मूव कर लेते हैं, ओके किरचॉफ्स वोल्टेज रूल की तरह हम जाएंगे। A से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो VA वहां पर पोटेंशियल VA है, देन थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 4 वोल्ट, डिक्रीज हो रहा है तो -4, फिर जाके बैटरी के थ्रू जब आप मूव कर लेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आप मूव कर रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आप मूव कर रहे हैं, सो इट अगेन डिक्रीजेस बाय 3 वोल्ट्स, देन आप 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल अगेन डिक्रीजेस बाय 2 वोल्ट्स, सो -2, और आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सो दिस इंप्लाइज
VA minus VB is equal to -4 -3 -2 4 3 is 7 7 2 is 9 -9 जब दूसरे साइड से जाएगा तो +9 बन जाएगा +9 वोल्ट. So VA minus VB is +9 volt. So option 4 +9 volt 38 का. Okay, so let's move on to the next one now. Come on. 39. Okay, 39. Three resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure. I2 divided by I2 divided by I2 यहाँ पर करंट है, I1 यहाँ पर करंट है. या इनका रेशो हमने निकालना है ऑफ करंट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट इज. पहली बात नोट करें कि ये I1 जो है यही दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है. तो I1 जो है दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3. दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3. ओके, अब जाके ये दो देख लें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन सेम. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि करंट जो होगी through a particular resistor, that is I is equal to V by R. V तो same है, तो it is inversely proportional to the resistance. Remember I is equal to V divided by R. V तो same है parallel combination में, तो I is inversely proportional to R. तो इसका मतलब होगा यहाँ पर इस वाले केस में I2 और I3 हैं. तो I2 is to I3 is equal to 1 by R2 is to 1 by R3. Okay, 1 by R2 is to 1 by R3. So this implies I2 is to I3 is equal to, यहां पर R2 is to R3 है, R2 is to R3 यहां पर R2 R3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का. यहां पर R2 R3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 कैंसल्स आउट, तो R3 बच जाएगा. इज टू यहां पर R2 R3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, R3 विल कैंसल आउट, तो बच जाएगा R2. वैसे आप ये डायरेक्टली लिख सकते थे, दो के केसेस में तो आसानी के साथ आप लिख सकते थे. तो I2 इज टू I3 इज इक्वल R3 इज टू R2. अब यहां से हम ये कर लेंगे. अब ये जो हम करने जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन दिस इज वेरी यूजफुल मनी टाइम्स, वेरी यूजफुल. ओके, सो यहां पर नोट कर लें, मैं I2 ले रहा हूं, पहला वाला ले रहा हूं I2 डिवाइडेड बाय सम I2 प्लस I3. ये वैसे हमने किया है पिछले सेशंस में भी शायद किया होगा. अब यहां पर हमने पहला वाला लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला वाला है, तो राइट हैंड साइड में जो पहला वाला है वही लेंगे R3 डिवाइडेड बाय, यहां डिनोमिनेटर में हमने सम लिया है, तो यहां इस साइड में भी डिनोमिनेटर में सम लेंगे R2 प्लस R3. सो दिस इंप्लाइज I2 डिवाइडेड बाय, अब I2 प्लस I3 जो है वो यहां पर I1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय I1 is equal to R3 divided by R2 plus R3. Okay, R2 plus R3. तो I2 divided by I1 is equal to R3 divided by R2 plus R3. R3 divided by R2 plus R3 option 2 है. Okay, option 2. So 39 का option 2. 39 का option 2. Let's move on. 40. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, new value of magnetic field is. Magnetic field जो है along the axis of a solenoid, वो आपको पता होना चाहिए, is mu0 n I. I is current, n is number of turns per unit length. अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया जा रहा है, लेकिन पर सेंटीमीटर दिया गया है. पर सेंटीमीटर हाफ होगा तो पर मीटर भी हाफ होगा, तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप ऐसा यूनिट में भी लेंगे पर मीटर, तो वो भी हाफ ही होगा. ओके, सेंटीमीटर में हाफ हो रहा है तो इलोंगेट करके वो मीटर में भी हाफ ही हो जाएगा. सो नोट कर लें, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या चेंजेस ला रहे हैं? चेंजेस जो ला रहे हैं वो आपसे कहा जा रहा है करंट को डबल किया जा रहा है, तो करंट I इज डबल ट्वाइस I.
तो करंट डबल होने की वजह से मैग्नेट फील्ड डबल हो जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ कर रहे हैं, तो n जो है उसे आप हाफ करें, वो n/2 बन रहा है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हाफ बन रहा है, करंट डबल बन रही है, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, मैग्नेट फील्ड तो वापस वही आएगा। तो मैग्नेट फील्ड जो है वो B ही रहेगा, B ही रहेगा। इज दैट फाइन? सो ऑप्शन 2 फॉर question number 40. Let's go to 41 now. A current loop in a magnetic field. A current loop in a magnetic field. A current loop in a magnetic field. देख लें. What happens to a current loop in a magnetic field? Current loop अगर आपको याद हो, it behaves like a dipole. It behaves like a dipole. इसका एक साइड नॉर्थ बिहेव करता है और दूसरा साइड साउथ बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, तो ये भी टॉर्क एक्सपीरियंस कर लेगा। और टॉर्क जो है वो होता है म्यू बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड उसका। ओके, मैग्नीट्यूड। रिमेंबर इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए है पीई साइन थीटा, वहां पर है पीई साइन थीटा। पी के बदले में म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या शायद आपने एम से रिप्रेजेंट किया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ थीटा तो साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। तो अब इस टॉर्क के बारे में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इक्विलिब्रियम भी इसमें मेंशन्ड है। ओके, इक्विलिब्रियम पहले देख लें। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टॉर्क जो होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए। टॉर्क कब जीरो के बराबर होगा? जब साइन थीटा जीरो के बराबर होगा। वो कब जीरो के बराबर होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री होगा। ना यू मस्ट नो दिस, 0 डिग्री पे व्हेन डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ये बात ज्यादा हाईलाइट की होगी आप लोगों ने क्लास में। तो 0 डिग्री पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जहां पर फिर ऑसिलेशंस होंगे अगर आप उससे थोड़ा सा हटा देंगे, ओरिएंटेशन हटा देंगे। और 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा उसे टर्न कर लेंगे तो वो पूरा घूम जाएगा। तो 0 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 180 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नाउ लेट्स सी ऑप्शंस क्या हमें कह रहे हैं। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ठीक, वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशंस। नहीं, ऑल ओरिएंटेशंस में टॉर्क तो नहीं होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे टॉर्क नहीं होता है, तो ऑल ओरिएंटेशंस जो है वो बात गलत है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, नहीं, इक्विलिब्रियम तो 2 ओरिएंटेशंस में है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ऑप्शन 3, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। नहीं, 2 तो ठीक है लेकिन एक अनस्टेबल है दूसरा स्टेबल है, तो वो फर्क वहां पर है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल द अदर अनस्टेबल, सो दिस इज द वन। 0 डिग्री वाला जो है वो स्टेबल है और 180 डिग्री वाला जो है वो अनस्टेबल है। 0 डिग्री वाला स्टेबल है, 180 डिग्री वाला अनस्टेबल है। तो ऑप्शन 4 इसमें, ऑप्शन 4। लेट्स मूव ऑन। A metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter, SI सिस्टम में है, okay, SI सिस्टम में है, is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degrees with the horizontal. Okay, which makes an angle of 30 degrees with the horizontal. The rod is allowed to slide down by flowing a current through it when the magnetic field of induction 0.25 Tesla acting on it in the vertical direction. Okay, magnet field जो है वो vertical direction में, the current flowing in the rod to keep the rod stationary. पहले ये देख लें कि ये rod कैसे oriented है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड सरफेस है एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ इस इंक्लाइंड सरफेस पे आपने रॉड रखी है विच इज इन द हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। ओके, दैट मींस पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, ये रॉड एक है, ये रॉड एक है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लें। ओके, क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे। ओके, सो ये इंक्लाइंड प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल, एंगल थीटा के बराबर, और आपकी जो रॉड है वो यहां पर है ऐसे।
आप सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. ओके, सो दिस रॉड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन. ओके, दिस रॉड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल है, डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो नहीं दिया गया. सो लेट्स टेक इट डाउनवर्ड. तो यहां पर रॉड पे मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स mg साइन थीटा होगा अलोंग द रॉड. अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट होना चाहिए अपवर्ड, अप द इंक्लाइन प्लेन. अब उसके लिए पहले डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप यहां पर आउटवर्ड लेंगे तो राइट हैंड थंब रूल, रिमेंबर राइट हैंड थंब रूल, एफ बी आई. ओके, एफ बी आई. बी जो है वो डाउनवर्ड है. ओके, बी जो है वो डाउनवर्ड है और करंट जो है दैट्स आउटवर्ड, आउट ऑफ द स्क्रीन. तो फोर्स जो है थंब जो है वो राइटवर्ड आ रहा है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. अब यू कैन सी कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहां पर होगा. इसका एक ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा. सो ये कंपोनेंट बन जाएगा एफ बी कॉस ऑफ थीटा, एफ बी कॉस ऑफ थीटा. सो लेकिन करंट की डायरेक्शन अगर आप इनवर्ड लेंगे तब तो ये कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा एज एम जी साइन थीटा, तब बैलेंस नहीं होगा. तो बैलेंस करने के लिए ये दो जो है वो बराबर होने चाहिए. ओके, ये दो जो है वो बराबर होने चाहिए. हमें क्या बताना, करंट किसके बराबर है. तो एफ बी कॉस ऑफ थीटा is equal to mg sin of theta, mg sin of theta. So this implies FB हमें पता है वायर के लिए ILB sin of theta, यहां पर वो वाला थीटा जो है FB is equal to ILB sin theta. ये वाला थीटा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल. ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट तो यहां पर हॉरिजॉन्टल है, आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है. तो एंगल 90 डिग्री के बराबर, वो साइन ऑफ 90 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है. ये कॉस ऑफ थीटा, रिमेंबर ये वाला थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है, ये थीटा यहां पर या फिर ये थीटा यहां पर, ये इंक्लिनेशन है, इस बात का ध्यान रखें. इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इज इक्वल एम जी साइन थीटा. सो दिस इंप्लाइज करंट आई इज इक्वल टू एल बी कॉस थीटा को नीचे लाते हैं, वहां पर पहले से एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल बी कॉस थीटा. एल में यहां पर रखूंगा और बाकी बी कॉस थीटा यहां पर, बी कॉस थीटा यहां पर. अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. एम बाय एल का वैल्यू, मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू 0.5 पहले ही दिया हुआ है, 0.5 इंटू जी जो है वो 10 के बराबर है, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.25 के बराबर है, 0.25 के बराबर, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज tan थीटा. ओके, tan ऑफ 30 डिग्रीज है. ओके, 30 डिग्रीज यहां पर है. साइन ऑफ 30 इज 1/2, कॉस ऑफ 30 इज √3/2, तो वो 1/√2 बन जाएगा. ओके, 1/√2. सो यहां पर कैंसिलेशन कर लें. 0.25 into 2 is 0.5, 1/√3, not, let me choose appropriate color. Okay, 1/√3. So this is 2 divided by √3 into 10, वो बन जाएगा 20 divided by √3. अब 20 divided by √3 जो है that comes out to be 11 point something. Okay, 11 point something, which is option 4. Option 4. ओके, √3 जो है दैट इज अ लिटिल ग्रेटर देन 1.7 कुछ, तो आंसर आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4. चलिए 43 नाउ. फाइंड द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर ईच हैविंग डायपोल मोमेंट m. तो रिमेंबर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, साउथ टू नॉर्थ. तो यहां पर आई एम चूजिंग एन अप्रोप्रिएट कलर. ओके, साउथ टू नॉर्थ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक का, एंड साउथ टू नॉर्थ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट दूसरे का. तो एंगल जो है दो के बीच में 90 डिग्री के बराबर है और दोनों का डायपोल मोमेंट जो है वो m के बराबर है. तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी सिंपली √m² प्लस m², which is √of twice m². m का स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, तो √2 into m, √2 into m. So √2 into m. Okay, option 2, option 2. 44 को देख लें. An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field. Okay, under the influence of transverse magnetic field.
of 1 into 10 to the power minus 4 Tesla. If the value of E by M is this thing, the frequency of revolution of the electron is, again time period remember is 2 pi M divided by QB. तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका उल्टा QB डिवाइडेड बाई 2 पाई M, तो यही आपने करना है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन Q के बदले में E B डिवाइडेड बाई 2 पाई M, M को मैं यहाँ पर रखूँगा, 2 पाई को मैं यहाँ पर रखूँगा. अब E बाई M दिया हुआ है, वो यहाँ पर ये रहा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 प्लस 13. E बाई M के बदले में 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 13. B दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो दैट इज जस्ट 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई. 2 पाई एंड 2 पाई कैंसल्स आउट, सो दिस इज 10 टू द पावर 9. 13 minus 4 is 9 hertz, which is gigahertz. So 1 gigahertz. So option 1. Okay, option 1. Let's go to the much awaited one, the last one. Ionized hydrogen atom. Ionized hydrogen atom का simply मतलब है प्रोटॉन. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब उसे बाहर निकाल देंगे सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. सो दिस इज अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स विद द सेम मोमेंटा, ओके, विद द सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलरली टू a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their paths RH is to R alpha will be. Radius जो है in terms of momentum is P divided by QB. ओके, P डिवाइडेड बाई QB. इस केस में मोमेंटा दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो R जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. दैट मीन्स R फॉर द हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव मैं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय R फॉर द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसलिए उल्टा लिखना होगा, Q अल्फा डिवाइडेड बाई Q फॉर द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन. Q फॉर द हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक प्रोटॉन उसमें है तो E, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं तो ट्वाइस E, E एंड E विल कैंसिल आउट, तो रेशियो जो है वो 2 आ रहा है, या फिर 2:1. ओके, 2:1 जो है वो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1. सो ये रहा. ओके, सो ऑल द बेस्ट. आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा, एंड आई होप आप आगे भी अच्छा ही कर लेंगे इंशाल्लाह. चलिए, अल्लाह हाफिज़.